हेल्थ बजट का विश्लेषण कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने हेल्थ बजट पेश किया है। किसी भी देश के यदि विकास को समझना हो तो उसके हेल्थ सेक्टर से समझा जा सकता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर कैसा है, यानी कि वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस कैसे काम करते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं और वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं और वहाँ की डेथ रेट या फिर बर्थ रेट कैसी है। इससे पता चलता है, लोगों के स्वास्थ्य से पता चलता है और ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। और आज है 1 फरवरी, आज बजट पेश किया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके बाद अंतरिम बजट आएगा 2024 से पहले। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस बजट के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, लगभग 88 करोड़ का, लगभग 88 या 89 करोड़ का हम कह सकते हैं जो वो कह रही हैं। तो आखिरकार इस बजट के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये जो 88,000 करोड़ का जो बजट हम बात कर रहे हैं, लगभग इसे हम 89,000 करोड़ की फिगर आई है हमारे पास में, आप कैसे देखते हैं? पहले इसको पिछले बजट के आंकड़े की बात करें, 2020 में 69,000 करोड़ था, 2021 में 73,932 करोड़ था, 2022 में 86,200 करोड़ रुपए थे और इस बार 88,956 करोड़ का बजट दिया है निर्मला सीतारमण ने। किस तरीके से देखते हैं? बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको अपनी तरफ से देखता हूं कि ये सिंपली एक आई वॉश है। ये जो इन्होंने बजट दिया है ये पहले बजट से 0.3% ज़्यादा है। 0.3% ज़्यादा जो इन्होंने एलोकेट किया है अमाउंट, उसमें हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज होने चाहिए। उसमें कुछ इस तरह की लैब खुलेंगी जो रिसर्च लैब होंगी। उसमें ICMR के भी कुछ ऑफिसेज खुलेंगे। और उससे भी पहले हमारी गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 700 से ज़्यादा हमारे देश में जिले हैं। तो हम अनुमान मान के चलें कि जो 157 अगर मेडिकल कॉलेज हैं तो उसमें और एडिशन कितना करना है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो क्या हमारे पास इतना फंड है? बिल्कुल नहीं है। ये जो 0.3% हमें बढ़ा के दिया गया है, इसमें ना तो ये सब चीज़ें होंगी, हेल्थ सिस्टम वहीं का वहीं रहने वाला है, जैसा है स्टैटिक है। बस एक नाम मिल गया है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ बढ़ा के दे दिया गया है। अब क्या नहीं मिला है? जी, मैं थोड़ा सा और भी समझना चाह रहा था आपसे। जैसे भी आपने कहा कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, बजट भी नहीं है हमारे, फंड भी नहीं है हमारे पास में। ऐसा आपको क्यों लगता है कि फंड नहीं है? अनाउंसमेंट तो की उन्होंने, इतना देंगे हम। जो पहला इन्होंने अनाउंसमेंट किया था उससे 0.3% बढ़ा के दिया है। 0.3% अगर उन्होंने हमें 300 करोड़ बढ़ा के दिया है तो आप एवरेज अगर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो उसमें अच्छे मेडिकल कॉलेज को बनाने में कम से कम 3,000 करोड़ एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज में खर्च आता है। उसमें नर्सिंग कॉलेज भी बनाने, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आयुष्मान को कैटर करने के लिए हॉस्पिटल अभी पूरे नहीं है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स पूरे नहीं है। अब अगर हम गाजियाबाद का ही एग्जांपल लेते हैं तो 120 डॉक्टर हैं, रिक्वायरमेंट 420 की है। यहाँ 300 डॉक्टर कम है, ऐसी स्टाफ नर्सिस कम है। तो इतने डॉक्टर्स को हमें इंक्रीज करना है, उनकी सैलरी देनी है। MCD का मैं उदाहरण देता हूं कि 8 महीने से दिल्ली MCD के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ की बात छोड़ दीजिए, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये जो एलोकेट किया गया है बजट, इसका क्या बेनिफिट होगा? मेरे हिसाब से अगर ये इसको डबल करते, तब जाके हम ये सोच सकते थे कि हेल्थ सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
जी, आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत ही वाजिब है, सॉलिड है कि फंड नहीं है, सिर्फ लोक लुभावन है, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, होगा सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल वाली एक फार्मूले पे जैसे बात करते हैं वो रहेगा। क्योंकि जैसे हम गाजियाबाद का हम जिक्र करते हैं, यहाँ के अस्पताल, यहाँ की खबरें बताती हैं कि किस तरह की स्थिति, जैसे वेंटिलेटर की बात करें, वो उनको चलाने वाले लोग नहीं है, यानी स्किल्ड लोग नहीं है अभी भी, वो कार्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से बजट ये आया और आपने स्टडी किया, आपने अपनी राय रखी, इसमें होना क्या चाहिए? इसमें देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, एक तो जो ये गवर्नमेंट का सेटअप है जहाँ भी, वहाँ पर इनको जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, वो जैसे 20 बिस्तर वाले हैं या 25 बिस्तर वाले हैं, उनको एमएसएमई के थ्रू रजिस्टर करके उनको हेल्प आउट करना चाहिए जी। इनको जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं उन्हीं में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए जी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है ओटी टेक्नीशियंस को हमें आगे बढ़ाना है, सिखाना है, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको सिखाना है, हमें फार्मेसी में लोगों को सिखाना है। तो ये अगर छोटे इंस्टीट्यूशन को देंगे ये चीज़ें, तो हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे, इंस्टीट्यूट को भी हेल्प मिलेगी, और स्किल्ड अगर हमारे पास बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, जो अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो हम इतनी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर कोई माना में बीमार है, जो हमारा लास्ट गांव है, तो वहाँ हमारे पास क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ हमारे पास एक्सरे होना चाहिए, वहाँ हमारे पास अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, वहाँ एक सीटी स्कैन होना चाहिए, वहाँ एक स्किल्ड आपके पास डॉक्टर और एक कर्मचारी होना चाहिए जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये सब करके वो एक हायर सेंटर पे उसको टेलीमेडिसिन के जरिए भेज सके। तो वहाँ का जो भी सैनिक है या जो आदमी है, उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए उसको बता दिया जाएगा ये मेडिसिन आप शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया टेलीमेडिसिन। उसमें हम बहुत पीछे हैं, जो कि हमें उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जितने हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वो हम विदेशों से ला रहे हैं। तो जो ये मेक इन इंडिया बनाया है, ये मेक इन इंडिया किस लिए बना है? अगर हम बाहर से ही इंपोर्ट करते रहेंगे और उस पर हाई ड्यूटी देते रहेंगे, तो एक डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कैसे सस्ता कर सकता है? मैं प्राइवेट डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। जो सरकारी डॉक्टर हैं वो तो इलाज करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो स्कीम्स आती हैं, अब जैसे एनीमिया की स्कीम स्टार्ट हो गई है, इससे पहले मलेरिया की शुरू हुई थी, उससे पहले टीबी की शुरू हुई थी, उन सब के साथ एडिशन हो रहा है। जैसे डेंगू आ गया है, वो जैसे कोविड आ गया है, कोविड के वेरिएंट आ गए हैं, उसके बाद स्वाइन फ्लू आ गया है, एडिशन हो रहा है, कमी किसी चीज में नहीं आ रही है। तो कमी को लाने के लिए हमें एक वर्क फोर्स चाहिए जो गांव-गांव जाके स्क्रीनिंग करे, उनको चेक करे कि एनीमिया क्यों है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उन सब के लिए भी पैसा चाहिए, फंड ही नहीं है। जब फंड नहीं है तो ये टीम कैसे बनेगी? जो आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है दर्शकों, कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। और जिस तरह के सवाल डॉक्टर बीपी त्यागी ने उठाए हैं, क्या इसके ऊपर भारत सरकार ने कोई रिसर्च की या नहीं की, या फिर एक बंद कमरे में बैठकर कुछ लोगों ने एक बजट बना दिया, या जैसे कहें कि पिछले कुछ सालों के बजट को डिस्कस करते हुए या फिर एनालिसिस करते हुए बजट बना दिया और दे दिया। तो ये सवाल खड़े करता है, क्या वाकई भारत सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या अफसर हैं या कुछ लोग जो पूरी प्लानिंग करते हैं, क्या वो डॉक्टरों से बात नहीं करते हैं, मेडिकल एसोसिएशन से बातचीत नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ चुनिंदा लोगों से बात करके बजट आ जाता है और ये उसके बाद फिर इस तरह की आलोचना होती है, और उसका नुकसान किसको होता है? आपको होता है, क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, आपको वाजिब दाम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसके खामियाजा आप अपनी जिंदगी से या अपनी सेहत से चुकाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत सारे सवाल इसके अंदर उठ कर आ रहे हैं,
कहा जाता है कि जीडीपी का जो देश टोटल जीडीपी होती है उसका 2.5% जो है आपका हेल्थ का बजट होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उस पर पहुंचे नहीं है। 2011 के बाद से अब तक नहीं पहुंच पाए हैं उसके ऊपर। तो ये ऐसी स्थितियां हैं, हमारे पास फंड नहीं है, हम दूसरी तरह की बातचीत करने लगते हैं। तो ये तो आपने बताया क्या होना चाहिए, लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है स्क्रीनिंग को लेकर या अलग अलग टीबी है इसको लेकर, जैसे भी कहा गया है कि लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, 40 साल से ऊपर के लोग। तो सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों की स्क्रीनिंग का जिक्र क्यों हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं ऐसे देखता हूं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, आदिवासी वोट चाहिए, तो आदिवासी शब्द बोल दिया गया, लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं कि वहां भी स्क्रीनिंग नहीं होगी जी। ये सिर्फ नाम आ गया कि आदिवासी की स्क्रीनिंग हो जाएगी, वो नहीं होगी। उससे ऊपर जो गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए, जो टोबैको इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट नहीं है, उसके सिर्फ हेल्थ हजार्ड है। तो उससे रेवेन्यू कितना गवर्नमेंट को मिल रहा है और कितने लोग उससे बीमार हो रहे हैं जी। इस पे कोई एनालिसिस आज तक नहीं हुआ है। अल्कोहल इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट कमा रही है, उससे कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उसका कोई असेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बाद आप इतनी हर चीज में हाइक करते हैं, आपके जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स दे रहे हैं, 140 करोड़ जनता टैक्स दे रही है जीएसटी के रूप में। हर चीज पे महंगाई है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, आपकी जितनी भी सेवाएं हैं सब महंगी हो गई हैं। उसके बावजूद, इतना कलेक्शन होने के बावजूद, अगर हेल्थ और जो बेसिक नीड्स हैं, एजुकेशन, उस पर हमारा देश खर्च नहीं करेगा तो फिर कहाँ खर्च करेगा? जी, अभी आपने जैसे एक सवाल उठाया कि हेल्थ पे इतना खर्च होना चाहिए, जीएसटी की आपने बातचीत की। जीएसटी जो है पहले जो है स्टेट सरकार अलग से टैक्स कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स कलेक्ट करती थी, बाद में जीएसटी हो गया, वो पूरा एक हो गया। लेकिन उसके बाद जो फिगर आ रहा है वो कम है, जो कलेक्शन है वो कम है, जैसा कि जानकार कह रहे हैं। हम हेल्थ पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, NRHM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? यदि हम आंकड़ों की बात करें कि 2019 में 27,039 करोड़ था, यानी और 2020 में भी जो 27,000 इतना ही था, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की चिंताएं कितनी है और कैसे, यदि वो दिखा रहे हैं तो कितनी उससे चिंताओं से आप सहमत है कि हाँ वो वाकई सीरियस है सरकार? वो देखिए, मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको ये बता देता हूँ। एज पर WHO 1,000 लोगों के ऊपर एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। मीन्स एक गांव में अगर 2,000 आदमी रह रहे हैं, छोटे गांव की बात कर रहा हूँ, 2,000 आदमी है तो वहाँ 2 MBBS डॉक्टर होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारे जितने गांव हैं उनमें 2-2 MBBS डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, मैंने तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं देखा जिससे ऐसा कुछ हमने देखा है, क्योंकि मैं गांव को बिलोंग करता हूँ जी। हमारे गांव में MBBS की तो बात छोड़ दीजिए, एक RMP डॉक्टर भी नहीं है, जो कि मेरा गांव मेरठ से जो एक करनाल को हाईवे जाता है उस पे सिचुएटेड है जी। और जो अंदर गांव है बिल्कुल रूरल एरियाज में, उनमें तो ये भी सिचुएशन नहीं है। तो ये सब चीज कहने से नहीं होगा ना, ये करने से होगा। एज पर WHO अगर हम चलते हैं तो हमें एक गांव में 2-3 MBBS डॉक्टर चाहिए, एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, एक एक्सरे मशीन चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक CT स्कैन चाहिए, और फिर एक एम्बुलेंस हमेशा वहाँ होनी चाहिए, जो अगर कोई मैनेज नहीं होता है पेशेंट, उसको हायर सेंटर पे भेजा जाए। जी, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है, एक एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिए, और एम्बुलेंस ना होने के से बहुत सारे पेशेंट गांव में ही दम तोड़ देते हैं, जिले के अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बड़े शहरों
तो ये अगर हम ये बात करें कि बड़े शहरों के अस्पतालों में जब नर्सिंग स्टाफ नहीं है या स्किल्ड स्टाफ नहीं है, जैसे वेंटिलेटर की मशीन यूज़ नहीं हो पाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या झारखंड की बात करें, उस पर राजनीति होने लगती है कि वो फला पार्टी का इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन खिलवाड़ तो आम आदमी की ज़िंदगी से ही होता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि क्या हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा, क्या हेल्थ जो है सरकार की मतलब एक प्राइमरी फोकस पे नहीं है, मतलब प्रायोरिटी पे नहीं है, वो सिर्फ इसको एक मेकअप करती रहती है और छोड़ देती है राम भरोसे। यदि हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें डॉक्टर साहब, हमें जो दिखाई देता है कि वहाँ के लोगों का जीवन या सेहत, नीम हकीम जो डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती या फिर झोला छाप होते हैं जिन्हें कहते हैं, उसके ऊपर चलता है, वो भी एक संरक्षण में चलता रहता है। ये कब तक ऐसे चलेगा? ये उसी वक्त तक चलेगा जब तक हमारे पास फंड नहीं आएंगे, हेल्थ सिस्टम के ऊपर सोचा नहीं जाएगा, एक कंसेंसस नहीं बनेगा, उसमें मेडिकल टीम नहीं होगी, ये उनको बताए कौन? जी, जिस तरह से अभी कहा जा रहा था, मैं देख रहा था जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, प्रवक्ताओं ने भी कहा कि हमने जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उसके अंदर जो है एक्सपोर्ट बढ़ाया है, हम विदेशों को दवाइयां भेज रहे हैं, लेकिन कुछ शहरों की खबरें कहती हैं, जैसे गाजियाबाद की बात करें, यहाँ की खबरें कहती हैं कि जेनेरिक मेडिसिन में भी नकली दवाइयां आ रही है जिसकी कोई क्वालिटी भी और कुछ क्वालिटी भी नहीं है। तो ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक हम यूं कहें कि ऑल इज वेल जिसे हम कहते हैं, वो वाली बात नहीं है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने कुछ ठीक है नहीं, ऑल इज वेल भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ से कुछ कफ सिरप बाहर भेजे गए और उससे वहाँ बाहर जाके कुछ बच्चे एक्सपायर हुए, जो अभी इंक्वायरी चल रही है WHO में। सिरप कहाँ से गया? इंडिया से। तो इससे हमारी इंटरनेशनल छवि खराब हो रही है। इंटरनेशनल छवि को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या हम इस तरह की सब स्टैंडर्ड दवाई बना के बाहर भेजेंगे जो वहाँ के बच्चे उसको पी के मर जाए? और इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया वर्ल्ड लीडर बनेगा, कैसे बन सकता है? जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी कमेंट, पिछले 5 साल के सभी बजटों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ सेक्टर को लेकर जो इस साल का जो बजट आया है, क्योंकि हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, अभी पूरी तरह निकले नहीं है, कुछ नहीं पता कौन सी वेव आ जाए या कौन सा वेरिएंट आ जाए, हम अभी उसी के अंदर है। आपका आखिरी कमेंट? मेरा आखिरी कमेंट यही है कि जब तक गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं वो और प्राइवेट डॉक्टर आपस में मिलके PPP वाला कंसेप्ट नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हेल्थ सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट होने की संभावना नहीं है। जी, तो ये एक सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं कि PP मॉडल पर जितने भी आपके जिला अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेज से नहीं जोड़ेंगे या फिर प्राइवेट अस्पतालों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी कि आपका हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं होगा, मजबूत नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हैं देश बेहतर करे या विश्व गुरु बनाने, तो आपको लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ छोड़ना पड़ेगा या फिर उसके बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। हम छोड़े जा रहे हैं आपको इसी सवाल के साथ। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर। धन्यवाद।